तो गाइस आपको 2016 का यूरो कप तो याद होगा। एक ऐसी टीम उभर के आई थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, और एक टूर्नामेंट से वो टीम इतनी पॉपुलर हो गई थी और इतनी लोगों को पसंद आने लगी थी कि सारे जो डेवलपिंग नेशन है फुटबॉल में वो ये सोच रहे थे कि ये कंट्री कैसे इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई है, और वो टीम थी आइसलैंड। तो आइसलैंड ने 2016 के यूरो कप में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने इंग्लैंड को बीट किया था, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे, लेकिन 2018 के वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था और स्मॉलेस्ट नेशन बने थे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन 2018 के वर्ल्ड कप के बाद आइसलैंड की फुटबॉल टीम किसी भी मेजर टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दे रही है। उनका परफॉर्मेंस अचानक से डाउन हो गया। वो एक टाइम पे 18 रैंक पे हुआ करते थे और आज वो 74 रैंक पे हैं। तो जितनी तेजी से आइसलैंड का फुटबॉल ऊपर गया, उतनी ही तेजी से आइसलैंड का फुटबॉल नीचे भी आया। तो आज हम दोनों ही सिनेरियोस के ऊपर बात करेंगे कि आइसलैंड फुटबॉल में राइज क्यों आया था, कैसे आया था, देन एक इतना अच्छा पीरियड जो कि 3-4 साल का पीरियड था उनका, उसके बाद उनका जो डाउनफॉल आया वो किस वजह से हमको देखने को मिला। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा तो आपको आइसलैंड फुटबॉल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसलैंड की फुटबॉल में रिवॉल्यूशन कैसे आया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइसलैंड का सबसे पॉपुलर गेम फुटबॉल है, लेकिन अगर हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो ईयर 2000 के बाद हमको देखने को मिला, जिसमें आइसलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने दो चीजों के ऊपर बहुत तगड़े लेवल का काम किया। पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आइसलैंड जो है बहुत ही ठंडी कंट्री है और वहां पर विंटर के टाइम फुटबॉल खेलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आइसलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन के सामने एक बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे वहां पर वो ठंड के टाइम भी फुटबॉल खेल पाए। तो उनके पास में एक कंट्री है नॉर्वे, जो कि उनकी जैसी एक ठंडी कंट्री है। तो नॉर्वे में 90s के टाइम पे काफी हीटेड आर्टिफिशियल पिचेस बनाई गई, जिससे बहुत ज्यादा कोल्ड होने के बाद भी फुटबॉल अच्छे से खेल पा रहे थे। तो आइसलैंड फुटबॉल एसोसिएशन की एक डेलीगेशन नॉर्वे जाती है, वहां पर विजिट करती है कि ये आर्टिफिशियल पिचेस कैसे बनी है और हम आइसलैंड में इसको कैसे बना सकते हैं। तो नॉर्वे को विजिट करने के बाद उन्होंने कुछ प्लान बनाए। पहला प्लान था कि कंट्री के हर टाउन में हीटेड इंडोर फुटबॉल हाउसेस बनाना, और दूसरा प्लान था उन फुटबॉल हाउसेस के सपोर्ट में क्लब्स के लिए हीटेड आउटडोर फुल साइज पिचेस बनाना, और तीसरा प्लान था हर स्कूल में मिनी साइज आर्टिफिशियल पिच बनाना, जिससे यंग एज से बच्चे फुटबॉल खेल पाए। और ईयर 2000 में उनका पहला फुटबॉल हाउस बनके तैयार हो जाता है, और आज की डेट में उनके पास फुटबॉल हाउसेस के साथ साथ 150 से भी ज्यादा आउटडोर पिचेस है। और आइसलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने ये सब लोकल अथॉरिटी, फीफा और यूएफए की फंडिंग से बनाया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उन्होंने दूसरा काम किया कोचिंग क्वालिटी के ऊपर। तो ईयर 2002 में सिग्गी आइजोल्फसन, जो उनके पहले टेक्निकल डायरेक्टर बने, जिनके पास यूएसए, इंग्लैंड और बेल्जियम में खेलने का प्लेइंग एक्सपीरियंस था, उन्होंने आइसलैंड में फुटबॉल कोचेस को इंप्रूव करने के लिए कोचिंग कोर्स डिजाइन किया। और यूरोप की अदर कंट्रीज में लाइसेंस इन्विटेशन बेस्ड होता है, लेकिन सिग्गी ने आइसलैंड में इसको ओपन कर दिया। जिसका मन है कोच बनने का, वो कोचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे और अपना लाइसेंस करे, जिसके कारण धीरे धीरे पूरे आइसलैंड में कोचिंग कोर्स का बैज लेना एक स्टेटस सिंबल बन गया। देन उन्होंने क्लब्स के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया, जिसके कारण पूरे आइसलैंड में बहुत सारे कोचेस डेवलप हुए, और आज की डेट में पूरे आइसलैंड में लगभग 600 यूएफए लाइसेंस्ड कोचेस हैं, जिसमें 70% के पास यूएफए बी लाइसेंस है और 30% के पास यूएफए ए एंड प्रो लाइसेंस है। तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि अदर कंट्रीज में अगर आप टॉप लाइसेंस कोचेस के अंडर सीखना चाहते हैं तो वैसे कोचेस आपको एकेडमी या क्लब में मिलेंगे, लेकिन अगर आइसलैंड में एक 4 साल के बच्चे को लोकल क्लब या एकेडमी में जाके भी ट्रेनिंग लेना है तो उसको यूएफए बी लाइसेंस कोच सिखाता है। और आइसलैंड में एक और बात बहुत अच्छी है कि एक 16-17 साल का प्लेयर, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर उसको फुटबॉल सीखना है तो वो किसी भी क्लब में जाके अपने आप को रजिस्टर करके सीखना चालू कर सकता है। उसका बेस्ट होना जरूरी नहीं है। और ये सब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इसका रिजल्ट उनको यूथ लेवल पे देखने को भी मिला। उनकी जो टीम्स है यूथ लेवल की, उन्होंने काफी यूरोपियन मेजर टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई किया। अब उनको यूथ लेवल पे तो थोड़ा बहुत सक्सेस देखने को मिल रहा था, लेकिन सीनियर लेवल पे वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे किसी भी मेजर टूर्नामेंट में। देन 2013 में एक बहुत बड़ा स्टेप वो लेते हैं, 2 कोचेस को जॉइंट मैनेजर्स बना देते हैं आइसलैंड की फुटबॉल टीम का, जिनमें एक होते हैं स्वीडन के लार्स लेगरबैक और दूसरे आइसलैंड के ही पार्ट टाइम डेंटिस्ट प्लस कोच हॉलग्रिमसन। तो इन दोनों कोचेस ने मिलकर आइसलैंड की फुटबॉल टीम को एक टफ टीम बना दिया। इन्होंने आइसलैंड को 4-4-2 फॉर्मेशन में खिलाया और डिफेंसिव माइंडेड सेटअप तैयार किया। और उनको पता था कि आइसलैंड की फुटबॉल टीम टेक्निकली उतनी अच्छी नहीं है जो कि यूरोप के अदर टीम्स होते हैं, तो उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज ज्यादा किया। उनके उस
दौरान के आप मैचेस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ओपोनेंट्स को वाइड एरियाज पर पुश करते थे और काउंटर अटैक्स के लिए वेट करते थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन दोनों कोचेस ने मिलके ऐसा क्या किया कि टीम कलेक्टिवली इतनी अच्छी हो पाई, या उस टीम को क्यों गोल्डन जनरेशन कहा जाता है। तो उस टाइम पे जो आइसलैंड की फुटबॉल टीम थी वो यूरो 16 के पहले भी अंडर 17 और अंडर 21 लेवल पे आपस में खेल चुके थे और काफी प्लेयर्स ने एक लंबे पीरियड तक एक साथ फुटबॉल खेला था नेशनल टीम ज्वाइन करने तक। तो ये वो बहुत बड़ी वजह थी कि टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन गया। तो जो उन्होंने 15 साल तक कोचेस की क्वालिटी इंप्रूव करने पे या फिर पिचेस तैयार करने पे जो इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिजल्ट उनको यूरो 2016 में देखने को मिला। उन्होंने यूरो 2016 के पहले ही जब क्वालिफायर्स हुए उसमें ही सारे फैंस को चौंका दिया था। उन्होंने टेबल में टर्की और नेदरलैंड के ऊपर फिनिश करके यूरो 2016 के लिए क्वालिफाई किया था और उस सीजन नेदरलैंड क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी। देन फाइनल टूर्नामेंट में पहले ही मैच में उन्होंने पोर्तुगल को 1-1 ड्रॉ करके अपसेट किया। देन ग्रुप से क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 16 में प्रोसीड किया और वहां पर उन्होंने वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट दिया जब उन्होंने इंग्लैंड, जो कि स्टार से भरी टीम थी, उसको बीट कर दिया और क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। बट हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में वो फ्रांस से हार गए। लेकिन आइसलैंड के लिए 2016 का यूरो कप एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन था, क्योंकि वो पहला मेजर उनका कोई टूर्नामेंट था जिसको आइसलैंड के 99.8% लोगों ने देखा था। अब यूरो कप के अपने सक्सेसफुल कैंपेन के बाद उनका दूसरा टारगेट था फीफा वर्ल्ड कप, और टीम इतनी कॉन्फिडेंट थी और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि जो 2018 फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हुए, उन्होंने ग्रुप में क्रोएशिया, टर्की और यूक्रेन जैसी टीम के होते हुए भी ग्रुप में टॉप करके फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए क्वालिफाई किया। हालांकि वहां पर कहा जा रहा था कि उनको ग्रुप ऑफ डेथ मिल गया है, जिसमें उनके साथ ग्रुप में क्रोएशिया, अर्जेंटीना और नाइजीरिया थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने अपना पहला गेम अर्जेंटीना से ड्रॉ किया और अगेन पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। बट उस गेम के बाद वो जीत नहीं पाए और 2018 का वर्ल्ड कप कैंपेन उन्होंने ग्रुप में लास्ट फिनिश करके एंड किया। तो 2015 से 2018 तक का जो पीरियड था वो आइसलैंड की फुटबॉल का बेस्ट टाइम था। देन वर्ल्ड कप 2018 के बाद उनके बहुत ही बेहतरीन कोच हॉलग्रिम्सन ने आइसलैंड की फुटबॉल टीम से रिजाइन कर दिया और 2018 के वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद ही हमको आइसलैंड के फुटबॉल में डाउनफॉल दिखने लगा था। सबसे पहले तो 2020 में एक लड़की आइसलैंड नेशनल टीम के कुछ प्लेयर्स पे सेक्सुअल ऑफेंस के लिए एक्यूज करती है, जिसको उनका एसोसिएशन भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है, जिसके बाद सारे आइसलैंड के फुटबॉल फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एसोसिएशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तो एसोसिएशन प्लेयर्स के ऊपर बैन तो लगाता ही है, साथ में प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं और उनके बाद बहुत सारे जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो भी एसोसिएशन से रिजाइन कर देते हैं। और ऐसा माना गया कि स्पोर्टिंग और एक्स्ट्रा स्पोर्टिंग फैक्टर्स की वजह से पूरा आइसलैंड फुटबॉल डगमगा गया। जैसे कि आइसलैंड फुटबॉल के पास लिमिटेड पूल ऑफ प्लेयर्स थे, उसके बाद जो न्यू कोचेस आ रहे थे उनके टैक्टिक्स के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। देन सेक्सुअल स्कैंडल से अच्छे प्लेयर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन टीम से बाहर हो गए, तो टीम को बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स को चांस देना पड़ा जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं था, जिसकी वजह से टीम का कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं पाया और इस वजह से आइसलैंड की फुटबॉल टीम मैचेस जीतने के लिए स्ट्रगल करने लगी। और जो आइसलैंड फुटबॉल टीम पहले यूएफए नेशंस लीग में ग्रुप ए में हुआ करती थी, वो अब रेलीगेट होकर ग्रुप सी में पहुंच चुकी है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आइसलैंड की फुटबॉल टीम कमबैक कर सकती है, क्योंकि उनके एक तो प्लेयर्स बहुत अच्छी अच्छी लीग्स में खेलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स में खेलते हैं, उनका यूथ सिस्टम आज भी उतना ही अच्छा है। बस उनको जरूरत है कि वो एक अच्छे कोच को लेकर आए जो कि हॉलग्रिम्सन की तरह टीम की बारीकियों को समझे, टीम की स्ट्रेंथ को समझे कि कैसे टीम को खिलाया जा सकता है। उसके बाद जो यूथ नेशनल टीम में उनके प्लेयर्स खेलते हैं उनके ऊपर कुछ अच्छा ध्यान दिया जाए, जैसे कि जो उनकी गोल्डन जनरेशन थी वो भी यूथ लेवल से एक साथ खेलते हुए आई थी और इस वजह से उनका रिजल्ट आपको देखने को मिला था यूरो 2016 में। तो क्या आपको लगता है कि आइसलैंड की फुटबॉल टीम कमबैक कर पाएगी और क्या हम उनको फिर से किसी मेजर टूर्नामेंट में देख पाएंगे? तो जो भी आपको लगता है आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।